बता दीजिए एक बार क्या आप सबको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? चलो ठीक है। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है ये यूजीसी नेट का ही है। ठीक है भाई। और यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 10 में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है पर्यावरण और समाज कार्य के बारे में, है ना। हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पर्यावरण और समाज कार्य के बारे में। जिससे औद्योगिक और नगरीकरण की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देता है। तो नगरीकरण भी कर देता है और औद्योगिकीकरण भी कर देता है। ठीक है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र को, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यक्ति को समाज और समुदाय के साथ सामूहिक प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। और इन्हीं सब में हम देखेंगे कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की एक सार्थक भूमिका कैसे होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। तो चलो ज़रा बताइए मुझे पर्यावरण है क्या चीज़। पहले मैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण के बारे में बताना यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पर्यावरण है क्या चीज़, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं? तो पर्यावरण में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको पर्यावरण सम्मेलन को लेकर, लेकिन मैं आप लोगों को पर्यावरण सम्मेलन के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है। मैं दो तीन बातें बताता हूँ जो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक तो पर्यावरण से जब कभी प्रश्न बनाया जाता है ना, यानी आप वनडे एग्ज़ाम जो भी हो और उस सिलेबस में मेंशन किया हो पर्यावरण, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण सम्मेलन के बारे में। दूसरी बात आपको जब पढ़नी पड़ेगी कि पर्यावरण में कौन कौन से आंदोलन है, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये प्रमुख आंदोलनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और मैं आप लोगों को उन्हीं पर चर्चा करूँगा, प्रमुख आंदोलनों को लेकर, है ना। और तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में पुरस्कार से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पुरस्कार से, लेकिन यूजीसी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो पुरस्कार है। ठीक है, पुरस्कार जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आपने प्रमुख सम्मेलन के बारे में याद रखा, प्रमुख आंदोलन के बारे में, प्रमुख पुरस्कार के बारे में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, सप्ताह होते हैं, माह होते हैं, उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण के संबंध में जब भी कभी आपको सिलेबस में मेंशन किया जाए पर्यावरण, तो उसमें ये चार बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, है ना भाई। और ये चार बातें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है भाई, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और देखिए पर्यावरण में जैसे प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि हमें उसे छोड़ देना है। ठीक है, उसे भी पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी पढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, पर्यावरण में। और पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में भी हमें लोगों को जानकारी लेनी पड़ती है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताते हुए आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। पर्यावरण के संरक्षण की कभी कभी बात हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। 11वीं शताब्दी, 11वीं का इसको 11वीं भी बोलते हैं, 11 भी बोलते हैं, 11 भी बोलते हैं। ठीक है, तो 11वीं सदी की बात और 18वीं सदी की बात, इन दोनों सदी में ही आया था ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करके, यानी पर्यावरण संरक्षण करके। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण कब से आया है तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 11वीं और 18वीं शताब्दी में या उसी की सदी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। यानी आप अगर 18वीं शताब्दी की जब मैं बात किया हूँ तो 18वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि 1950 से, वहाँ से जो है स्टार्ट होता है आपका क्या, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। आपने एक नाम सुना होगा यूएन का नाम, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा। और यह 1970 में एक निश्चित रिपोर्ट जारी किया था। कब जारी किया था? 1970 में। तो ये एक फैक्ट के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण में क्या चीज़ें हमें सबसे पहले मिली थी 1970 में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 1970 में जो मिला था हम लोगों को, एक रिपोर्ट जारी करने के संबंध में मिला था और उसका नाम आया था यूएन, यूनाइटेड नेशन करके। ठीक है, और यही जो रिपोर्ट जारी हुई थी, तो एग्ज़ाम में ये भी बना देता है कि ये रिपोर्ट यूएन ने जारी कब की, मतलब कहाँ पर किया था, किस सम्मेलन में भी किया था, ऐसे भी प्रश्न बनाया जाता है।
तो आप ध्यान रखिएगा स्वीडन में किया था। कहाँ पर किया था? स्वीडन में किया था। ठीक है, आप बहुत इम्पोर्टेंट है ये, स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए 1970 में स्वीडन में, वो हुआ था 5 जून से लेकर 16 जून तक। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 5 जून यानी 5 जून से लेकर 16 जून तक ये हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, यही जो 5 जून मैंने आपको बताया ना, यही 5 जून यहीं से निकल के आया था विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही ये चीज़ें जिक्र की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अगर बात किया जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जिस समय हुआ था, जिसमें यह बात कही गई थी कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी है, यह एक उद्देश्य बनाया गया था उस समय 5 से लेकर 6 जून के बीच में, तभी से ये मनाया जा रहा है। तो इसको आप याद रखना, आप सभी लोग 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये सभी लोगों को पता होना चाहिए और सब लोग जानते भी होंगे। बहुत सारे सम्मेलन भी हुए थे, जैसे सम्मेलन है आपका वियना सम्मेलन है। ठीक है, एक आपका लंदन का सम्मेलन है, एक आपका हेलांसकी सम्मेलन है। ठीक है, कुछ सम्मेलन है, टोरंटो एक सम्मेलन का नाम सुना होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आपसे सम्मिलित करने में लेकर पूछा जा सकता है सम्मेलन को लेकर। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए लिखा हुआ है कि समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन व अन्य विधियों के द्वारा लोगों और सामूहिक या समूह या ग्रुप के जीवन स्तर के उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है, वही एक प्रकार का सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। तो समाज कार्य का अर्थ ही होता है सकारात्मक, और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उसके सामाजिक माहौल के बीच अंतर प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाने का काम करता है। यही काम करता है कौन? व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है। कौन करता है भाई? व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी होगी। और देखिए पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में आपको इंडिविजुअल में भी काम आता है। ठीक है, इंडिविजुअल करने का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत समाज कार्य में भी इसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत समाज कार्य आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के विशेष मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो वहाँ पर पर्यावरण की भी एक अहम भूमिका देखने को हमें मिलती है पर्यावरण में। ठीक है, और क्यों मिलती है भाई? आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार माना है। ठीक है, और सभी जीवधारी पर्यावरण में ही क्या होते हैं? विकसित होते हैं और प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मनुष्य के अपने जन्म के प्रारंभिक काल से ही लेकर आज तक अपने आसपास या वातावरण में जो भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है, उन्हीं से संबंधित है ये पर्यावरण का टॉपिक। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है ये पर्यावरण का टॉपिक। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे। मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ, पॉइंट पर, जहाँ पर आप अच्छा देखिए पर्यावरण और समाज कार्य में कुछ कारण भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ कारण भी देखने को मिलता है। यानी वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो पर्यावरण और समाज कार्य के संबंधों में, उसके घनिष्ठ संबंधों के अध्ययन करने में कुछ विशेष बल दिया जाता है। तो उसके लिए जब आप पर्यावरण और समाज कार्य के कारणों का आप अध्ययन करेंगे तो कुछ कारण हैं जिसको आपको जानना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कहूँ जागरूकता के बारे में, तो जागरूकता क्या होती है जाना बताइए जरा। कोई बता सकता है मुझे जागरूकता क्या होती है? बताइए जरा, कोई बता सकता है जागरूकता क्या होती है? देखिए पर्यावरण और समाज कार्य के कारण में अगर आपको जागरूकता जानना है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण और समाज कार्य के आदर्श संबंधों को स्थापित करने की क्या मिलती है? उसमें सहायता मिलती है। किस में सहायता मिल रही है हमें? आदर्श संबंध को स्थापित करने में सहायता मिल रही है। तो व्यक्ति और समाज को पर्यावरण के आधार पर जब समझ विकसित हो जाता है तो वह एक रूप दिया जाता है जागरूकता का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। कहाँ पर? पर्यावरण और समाज कार्य के कारण में। ज्ञान तो आप जानते होंगे भली भांति तरीके से ज्ञान क्या होता है। ज्ञान का विकास करना, जिसमें अगर व्यक्ति के बात करूँ अगर मैं, तो ज्ञान का विकास करना जिससे कि व्यक्ति उत्तरदायित्व, ठीक है, व्यक्ति का उत्तरदायित्वपूर्ण जो भूमिका होती है उसमें निभाने में वो सक्षम है कि नहीं सक्षम है।
तो यहाँ पे पर्यावरणीय ज्ञान जो है बांटकर उसे जागरूक किया जाए तो यह एक प्रकार का पर्यावरण और समाज कार्य के कारण में एक अहम भूमिका निभा देता है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कारण अगर कभी एग्ज़ाम में प्रश्न बने कि पर्यावरण और समाज कार्य के कारण में क्या हो सकता है, तो जागरूकता भी हो जाएगा और पर्यावरण में जागरूकता हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, मनोवृत्ति आप जानते होंगे, जिसको अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं आप, जिसको एटीट्यूड भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो मनोवृत्ति जागृत करना होता है ताकि व्यक्ति और समाज और संस्थान जो है मानव पर्यावरण के जो बिगड़ते संबंध हैं उसके प्रति गहरी चिंता व्यक्त कर सके और इस संदर्भ में सामाजिक जो दायित्व है उसको सही तरीके से निभा सके। तो एक प्रकार से ये भी मनोवृत्ति की भूमिका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कौशल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौशल का मतलब होता है स्किल। आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं कौशल क्या होता है। ठीक है भाई, तो कौशल में अगर मैं आप सबसे बात करूं तो जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके और समाज कार्य में सहयोग दे सके, उन स्किल के बारे में भी चर्चा की जाती है कारणों को लेकर। सहभागिता भी एक अहम भूमिका निभाती है। सहभागिता का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो सहभागिता की जो भावना होती है उसका विकास करना और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में अपनी सहयोग और उत्तरदायित्व की जो भावना है वो सही तरीके से कर सके। ठीक है, तो पार्टिसिपेट भी एक प्रकार से पर्यावरण और समाज कार्य के कारण को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट है आपका वैज्ञानिक उपयोग। तो वैज्ञानिक उपयोग क्या चीज़ होती है? वैज्ञानिक उपयोग का मतलब होता है कि पर्यावरण और समाज कार्य के कारण में इसमें साथ साथ समाज कार्य के व्यवहारिक चीज़ों को प्रेरित करता है, साथ ही साथ संसाधनों को और वैज्ञानिक चीज़ों को और उनका उपयोग कैसे करता है प्राकृतिक में या पर्यावरण में, उनमें क्या करना, संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही तरीके से हो सके, तो एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन या समन्वय या संतुलन आप कह सकते हो बनाए रखना जो है वैज्ञानिक उपयोग में लाया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों से ये चीज़ें बताई है कि पर्यावरण और समाज कार्य में क्या भूमिका है उसके कारण को लेकर। ठीक है, तो कारण आपको ध्यान रखना है। प्लस में मानव और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि पर्यावरण जीवन का आधार माना जाता है, इसलिए आप उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यही कारण है कि एनटीए यूजीसी नेट में ये चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, केस वर्क में भी कर सकते हो आप, ग्रुप वर्क में भी कर सकते हो, कम्युनिटी वर्क में भी कर सकते हो। ये सभी जगह पे प्राथमिक प्रणाली में क्या होता है, लागू होती है ये चीज़ें। ठीक है, इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई है तो फिर बताइए, ओके करिए, बताइए एक बार समझ में अगर आ गया है आप लोगों को तो हाँ बताइए। चलिए आगे फिर बात करते हैं पर्यावरण के आंदोलन के बारे में, है ना। देखिए, पर्यावरण आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है इसी पॉइंट को। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन पर्यावरण आंदोलन जो है इसलिए चलाए गए थे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, सुरक्षित करने से संबंधित था वो। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे। जैसे देखिए यहाँ पर पर्यावरण आंदोलन को एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पर्यावरण के संरक्षण या पर्यावरण की स्थिति में सुधार और उसके वैकल्पिक रूप में ग्रीन मूवमेंट या प्रोटेक्शन मूवमेंट का इस्तेमाल उसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली क्यों यूज में लाया जा रहा है, तो संरक्षण के लिए लाया जा रहा है, स्थिति में सुधार करने के लिए लेकर आया जा रहा है। यही कारण बता रहा है आप लोगों को कि पर्यावरण आंदोलन इसीलिए किया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए कौन कौन से आंदोलन है ना, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। समझ में आ रहा सबको? देखिए, सबसे पहला जो आंदोलन था, ये आंदोलन था बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन था। और ये जो बिश्नोई आंदोलन है, यह आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य के एक खिजड़ी, ठीक है, एक आप याद रखिएगा, खिजड़ी नामक स्थान है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। और ये स्टार्ट जब हुआ था तो 1970 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था स्टार्ट, कोई बताना चाहेगा मुझे? एक मिनट बताइए। तो 70 में
ये बिश्नोई आंदोलन आया था, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिश्नोई आंदोलन 1970 में आया था ये। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम अगर पूछ ले एग्ज़ाम में आप लोगों से तो आप लोग बता भी देना कि संत, एक नाम था संत जम्भोजी। क्या नाम था उनका? संत। पहले मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप लोग इसको क्या करिएगा, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में कर सकें आसानी से, ठीक है भाई। संत, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो संत जम्भोजी नाम है, ठीक है, जम्भोजी, ठीक है, जम्भोजी नाम है इनका। और इन्हीं के द्वारा ये लाया गया था उस समय सबसे पहले। तो इसी आंदोलन में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक नाम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नाम था उनका अमृता देवी बिश्नोई करके। उनकी 3 पुत्रियां थी। उन अपने 3 पुत्रियों के सहित इन्होंने वृक्षों की रक्षा करने के लिए क्या कर दिया था, रक्षा करने के लिए अपनी जान जो है डाल, मतलब अपनी जान दे दिया था इन्होंने, ठीक है भाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो इनका अगर प्रेरित होने की बात अगर की जाए, अगर इसमें प्रेरणा कौन है इसके बिश्नोई आंदोलन का, तो इन्हीं का नाम आता है, अमृता देवी बिश्नोई का ही। संत जम्भोजी जी का नाम बहुत कम आता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया है, ठीक है, संत जम्भोजी जी ने ही किया है इसका, ठीक है भाई। और ये 1970 में लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा के द्वारा वृक्षों को काटने का जो आदेश वापस लेने को लेकर इस आंदोलन पर क्या हुई थी, चर्चा की गई थी। तब इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। बाद में इसको वापस भी ले लिया गया था इस आंदोलन को। शुरुआत देखिए, आप लोग देख रहे हैं 1970 में हुआ था। जोधपुर के एक राजा थे, उभय सिंह के महल बनवाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए, अब ये स्टोरी है, राजा कौन थे, वो उभय सिंह थे, और अपने महल बनवाने के लिए उन्होंने वृक्षों को कटवा रहे थे, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो महाराजा के सैनिक पेड़ों को काटने लगे और राजस्थान के खिजड़ी गांव में, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, खिजड़ी गांव से ये स्टार्ट भी हुआ है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहाँ की महिलाएं अपनी जान परवाह किए बिना पेड़ों को बचाने के लिए आ गई थी उन लोग, ठीक है। तो यह बेसिकली यहाँ पर जो अमृता नाम का मैंने नाम बताया कि अमृता देवी बिश्नोई जी का, उनकी 3 पुत्रियाँ भी थी और उन्होंने वृक्षों की रक्षा करते समय अपनी जान भी दे दिया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है, उनका, ठीक। तो इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो है अमृता देवी सामने आई और एक पेड़ से लिपट गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। और इसी के संबंध में उनका क्या नाम, उनकी जो 3 बेटियां थी, ये भी वही अपनी जान गंवा दी थी उन लोगों ने, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा कितनी महिलाएं थीं उस गांव में, ठीक है। तो यह खबर मिलता है भाई कि गांव के में फैली जो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 300 से ज़्यादा महिलाएं जो थी पेड़ से बचाने के लिए पहुंच गई थी और अपने प्राण को बलिदान दे दिया था, यानी 300 औरतों को। तो ये सारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कितने महिलाएँ आई हुई थी, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात कोई है तो वो ये है आप लोगों के लिए कि अमृता देवी बिश्नोई का नाम आएगा एक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किससे संबंध में था, तो वृक्षों की रक्षा करने के संबंध में था। बस इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं अब और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, अमृता देवी को। अभी मैं अच्छा ये PDF शायद आप लोगों के पास नहीं गई होगी, तभी मैं इसको सेंड भी कर दूंगा, ये PDF है ना। और यहाँ पर देखिए बिश्नोई आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और भी चीज़ें दे देता हूँ। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ एक बार, जाइए। तो यहाँ पर देखिए बिश्नोई आंदोलन जो है भारत के राजस्थान राज्य के एक खिजड़ी नामक स्थान पर हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व देखिए अभी मैंने बताया भी था कि संत जम्भोजी द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान भी दे दी थी और राजा के द्वारा आदेश वापस लेने के लिए यह आंदोलन स्वतः ही इसे समाप्त भी कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? इतनी बात बताइए जरा एक बार मुझे। हाँ, तो ये बिश्नोई आंदोलन से इतने ही आप लोगों को जो है याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप 1970 जान रहे। सबसे पुराना अगर बात किया जाए कौन सा आंदोलन है सबसे प्राचीन आंदोलन, तो आप इसी का नाम लेना, बिश्नोई आंदोलन का। आप देख रहे हैं ना 1970 है ना, सबसे पुराना ये 1970 है ना। तो इसे आप ध्यान रखना, सबसे प्राचीन भी यही है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आंदोलन को। और नेक्स्ट आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक अहम भूमिका किसकी थी, कोई बता सकता है मुझे? कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाया गया है। मेघा पाटकर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था
नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में आप लोगों की ये जानकारी याद रखनी है। सबसे पहले ये कि ये आंदोलन आया कब, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना आया कब है, तो आप याद रखना 1989 को आया है, ठीक है। ये पहली बात होगी आप सबके लिए। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे नाम आता है एक बाबा आमटे का भी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, यहाँ पर बाबा आमटे का भी नाम आएगा आपका, ठीक है। मेघा पाटेकर का भी नाम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेघा पाटेकर का भी नाम आएगा। और उसके बाद आपका नाम आता है एक अरुंधति रॉय का, अरुंधति राय का, ठीक है। तो ये तीन नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो ज़्यादा चर्चित में रही हैं वो मेघा पाटेकर जी रही हैं, ठीक है, इस आंदोलन में, ठीक है। और तीनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, ठीक है, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कौन नेतृत्व करता है और कहिए कि तीनों नाम दे दे, तो ऐसा नहीं होगा आप लोग, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे भी हैं, मेघा पाटेकर भी हैं और अरुंधति रॉय भी हैं। ये दूसरी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये प्रारंभ जो हुआ था मध्य प्रदेश से गुजरात तक प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश से गुजरात तक ये प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में अगर बात करता हूँ तो ये जल भराव को लेकर था, जल भराव को लेकर, मतलब जल को क्या कर रहे थे, ये कलेक्ट कर रहे थे मध्य प्रदेश वाले, लेकिन गुजरात तक ही चला गया था ये आंदोलन, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश से गुजरात तक गया था, तो गुजरात में क्या प्रॉब्लम थी, गुजरात में जल का अभाव का रीज़न था, जल के अभाव का रीज़न था, ठीक है। एक तरफ भाई जमावड़ा हो रहा है जलों का और एक तरफ क्या है उसका अभाव हो रहा है, तो इसके बारे में यहीं से जो है चर्चा हमें देखने को मिलती है। ये तीसरी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि ये नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे थे बांध, उसके विरोध में था। एक नर्मदा नदी पर ये यहाँ पर क्या बनाया जा रहा था, बांध बनाया जा रहा था और उसी के विरोध में ये आंदोलन था, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से 4-5 बातें। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर यह आरंभ हुआ था और यह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1989 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई, याद रखना आप लोग। और बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बांधों का क्या किया गया था, यहाँ पे विरोध किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, ठीक है, कौन से आंदोलन का विरोध हुआ था, ठीक है। तो आप लोग तुरंत बता देना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आया हुआ था वही विरोध कर रहा था बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर, ठीक है भाई। तो इसी की चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे हैं मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये फैला हुआ था और यह आंदोलन का जो नेतृत्व करता है बाबा आमटे जी हैं और मेघा पाटकर थे, अरुंधति रॉय जी भी थे, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, बताइए ज़रा, क्लियर हो गया इतनी। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप नीचे देख भी रहे हैं कि नर्मदा बचाओ का आंदोलन जो है यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये सारी पीडीएफ है, जितनी अभी आपदा का भी टॉपिक आने वाला है तो उसकी भी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए शुरुआत में नर्मदा पर बन रहे थे जो सरदार सरोवर बांध, देखो ये एग्ज़ाम में कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, बताइए जो सरदार सरोवर बांध है वो बताइए कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे भी एग्ज़ाम में प्रश्न जो है बनता है। और ये किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न बन जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग भूलना मत ये सारी चीज़ें, सरदार सरोवर बांध यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, से भी स्थापित हुए लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए हुई थी। बाद में यही आंदोलनकारियों ने नदी को बचाने के लिए 130 मीटर के बांध को ऊंचाई कम करके 88 यानी 88 मीटर करने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बांध के लिए 90 मीटर की अनुमति दे दी थी फिर, ठीक है। एक तरफ बांध बनाने के लिए लोग क्या हो रहे थे भाई, प्रेरित हो रहे थे कि बांध बनाया जाए, दूसरी तरफ वहीं पर जो ये आंदोलन हुआ कि बांध इतनी ऊंचा ना बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या हो गया था भाई, कोर्ट में भी केस गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दे दिया और उसने कह दिया, अच्छा मांग कर रहे थे 88 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था 80 मीटर, ठीक है। तो आप ये फैक्ट के रूप में याद रखिए, लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न बनाया जाएगा आप लोगों से, ठीक है भाई। और जो इस आंदोलनकारियों ने बांध, इस नदी को बचाने के लिए 130 मीटर की बांध की ऊंचाई को कम करना था, तो यानी आप अनुमान लगा सकते थे कि 130 मीटर बनने वाला था वो बांध, ठीक है। 130 मीटर जो है बनने वाला था, बट बना नहीं, मांग की 88 का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कितने का, 90 मीटर का। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग मुझे ज़रा बताइए, ये आया कब था? अच्छा, एक देखो, कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों से ना वर्ष के आधार पर पूछ लेगा क्रम लगाने के लिए, तो इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि हर एक आंदोलन लिखते रहिए कॉपी पर और सामने सामने मेंशन करिए उसकी वर्ष भी, तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे आप कि कौन सा आंदोलन कब हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है, तब आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए चिपको आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो चिपको आंदोलन में भी आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आया था कब? ये आया था 1973 में। और ये आया कहाँ पर? अगर 1973 में आया तो फिर आया कहाँ पर ये आंदोलन? तो ये आंदोलन आया उत्तराखंड के ज़िला में आया था। उत्तराखंड ज़िला कौन से ज़िला में आया था? चमोली ज़िला में, चमोली ज़िला में, ठीक है भाई। वो ज़िला कौन सा था? चमोली। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चमोली ज़िला में ये आया था, गोपेश्वर में आप, ठीक है। अच्छा, नेतृत्व कौन करते थे? देखो नेतृत्व, यहाँ पर दो तीन बातें हर एक मैं आंदोलन में बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। एक तो आपको ये ध्यान रखना 1973, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आप क्या बताइए यहाँ पर, तीसरा आपका ये है कि इसका नेतृत्व करता जो है चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आएगा और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आएगा। तो दोनों लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों लोगों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी और सुंदरलाल बहुगुणा का। अब देखिए ये आंदोलन जो आया था, जानते हैं किससे प्रेरित था ये आंदोलन? कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो चिपको आंदोलन है ये आंदोलन किससे प्रेरित था? तो आपने अभी देखा है बिश्नोई आंदोलन के बारे में, और जो बिश्नोई आंदोलन देखा था तो उसमें आपने अमृता देवी बिश्नोई को भी देखा था आपने, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? वृक्षों की रक्षा की जा रही थी, है ना। और वृक्षों की रक्षा करने के लिए वो उन लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी, और ये लगभग 300 लोगों का डेटा मिला है ना। ऐसा न्यूज़ में डेटा मिला है हम लोगों को, 300 महिलाएं जो थी अपनी जान दे दी थी। तो ऐसे ही कुछ ये है चिपको आंदोलन भी, ऐसा ही कुछ है चिपको आंदोलन भी। तो चिपको आंदोलन जो है उसके अगर चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यह आंदोलन भारत का उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से 1973 में हुआ था या आया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, चिपको आंदोलन जो है ये बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था, और यह आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड, ठीक है, तत्कालिक, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तत्कालिक की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, और वर्तमान की स्थिति की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आ रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड को, क्योंकि आप लोग जानते भी है वो क्या हो गया है, अब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है ना। तो उस समय 1973 में की जो बात हो रही थी तब उत्तर प्रदेश ही होता उस समय, अगर उत्तराखंड नहीं होता तो फिर जवाब क्या लगाते आप लोग बताइए? उत्तर प्रदेश ही लगाते हैं। लेकिन अब आप लोग अगर ऑप्शन में क्या लगाना है? उत्तराखंड लगाना है, और उत्तराखंड के गोपेश्वर में, ठीक है, चमोली जिला के गोपेश्वर में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुआ था, और इस आंदोलन के सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था इसमें भी, ठीक है, इसमें भी। और चिपको आंदोलन में देखिए यहाँ पर वृक्षों से चिपक कर अपने उसके काटे जाने का विरोध किया जा रहा था, और इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलो बताइए जरा, अब आप लोग बताइए जरा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? एक बार क्लियर करिए जी को। फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ठीक है, फिगर के साथ पिक्चर भी, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 1973 का है ये आंदोलन चिपको, और अगर मैं कहूँ 70-30 का, तो ये आंदोलन कब का है? कौन सा आंदोलन है? 1970 का, सॉरी 1730 का। तो 70-30 जो हो जाएगा आपका बिश्नोई आंदोलन हो जाएगा, वो बिश्नोई आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तब उत्तर प्रदेश के एक चमोली ज़िले में शुरू हुआ था, और देखते देखते पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन जो है फैल गया था, ठीक है। और इस आंदोलन में दो ही लोगों का नाम याद रखना है आप लोगों को, और वो नाम आप लोग जानते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट का, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, ठीक है। यही चीज़ें हैं इस आंदोलन में। अब हम बात कर लेते हैं शांत घाटी आंदोलन के बारे में। आप लोगों को शांत घाटी आंदोलन को भी यहाँ से मैं आपको बताऊँ, दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी इसमें भी। जैसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि शांत घाटी को ही क्या बोला जाता है, इसको शांत घाटी को क्या बोलेंगे? साइलेंट वैली आंदोलन भी कह सकते हो। हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी, तो आप बोल सकते हो कि साइलेंट वैली आंदोलन भी इसे कह सकते हो, मोमेंट, है ना।
तो एक नाम ये याद रखना होगा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं तो ये 1973 में ये प्रारंभ हुआ था, 1973 में। और ये आंदोलन का जो, अगर मैं कहूँ समाप्त कब किया गया है इस आंदोलन को, यह आंदोलन जो समाप्त हुआ है वो समाप्त हुआ है 1980 में। 1980 में ये समाप्त हुआ है। यह आपको यहाँ से 3 बातें हो गई। और एक और बात यहाँ से याद रखनी होगी आप लोगों को कि ये आंदोलन हुआ कहाँ। ठीक है भाई, ये तो चीज़ पता चल गई आपको कब हुआ था। ठीक है, आपको ये भी पता चल चुका है कि इसका नाम भी पता चल चुका, आपको साइलेंट वैली भी कहते हैं इसे। और ये समाप्त भी पता चल चुका आपको 1980 में हुआ। लेकिन यह आंदोलन जो था वो हुआ कहाँ था, वो हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये शांत घाटी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? केरल में। और केरल में बेसिकली नहीं पूछता है, वो ऑप्शन में देता है एक नाम, और वो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, कुंती पूंज बोलते हैं, पूंज। ठीक है, तो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप ऐसे लिखते हैं कुंती। ठीक है भाई, ये होगा कुंती पूंज। ठीक है, यह इस पे किया गया था। ये नदी है, ये नदी का नाम है। ठीक है, इसी नदी पर किया गया था। ठीक है, इसी नदी पर किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? नर्मदा नदी पर बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा शांति घाटी आंदोलन किस नदी पर हुआ है, तो भी बता देंगे आप कुंती पूंज नदी पर हुआ है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था, अब वहाँ आप ये देख रहे थे कि वृक्षों की बचाव जो हो रहा था, बिश्नोई आंदोलन भी हो रहा था, और चिपको आंदोलन भी वृक्षों की बचाव की बात कर रहा था। ठीक है भाई, और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाया है, कौन सा आंदोलन और था? नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ाया था ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? वो जल से संबंधित था, पानी से या बाढ़ से रिलेटेड था, वो भी बहुउद्देशीय बाढ़ से रिलेटेड था, ये आपको बताया। अब आपको मैं बता दूँ, ये आंदोलन बेसिकली था विद्युत बाढ़ से। किससे था? विद्युत बाढ़। आप विद्युत बात समझ भी रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रिलेट था विद्युत बांध का निर्माण करने को लेकर रखा गया था, और इसी का विरोध किया गया था। और ये जो विरोध हुआ था ये आदिवासियों के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चाहे आप बिश्नोई आंदोलन ले लो, चाहे आप चिपको आंदोलन ले लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन ले लो, सभी आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। सभी के सभी आंदोलन आदिवासियों के ही द्वारा किए गए थे। कि सभी आंदोलन किसके द्वारा किए गए थे? आदिवासियों के द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, तो आदिवासियों के द्वारा जो किया गया था आंदोलन, ये 200 मेगावाट को लेकर। तो विद्युत कितनी बात हुई थी? तो 200 मेगावाट को लेकर। अब यहाँ पर ये नहीं प्रश्न बनाएगा आपको कितना मेगावाट, बट आप लोग ध्यान रखिएगा 200 मेगावाट। बाय द वे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप इसको कर देना आप सभी लोग। ठीक है भाई, तो इतनी बात। अब जरा पढ़ते हैं इसके बारे में, ये है क्या चीज़। देखिए, शांत घाटी आंदोलन जो है, साइलेंट वैली उसी का नाम है, आंदोलन कहते हैं उसी को, और केरल राज्य से शुरुआत हुआ है, आप जानते हैं। और यहाँ पे शांत घाटी में ये हुआ था। तो यह आंदोलन केरल के शांत घाटी में 1973 से लेकर 1980 के बीच में हुआ था, इसी के मध्य चला था ये आंदोलन। और इसी आंदोलन को शांत घाटी में कुंती पूंज नदी पर बनाए जा रहे थे बांध, उन्हीं बांधों का विरोध जो है प्रारंभ हो गया था 1973 में। ठीक है, और यह आंदोलन शुरुआत हुआ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और ये चला भी था 1980 तक। और कुंती पूंज नदी पर तट पर ये जल विद्युत परियोजना का विरोध में हुआ था। कितने जल वो था मेगावाट? तो 200 मेगावाट की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये बात, तो सरकार के द्वारा यह परियोजना जो है रद्द कर दी जाने पर आंदोलन जो है समाप्त हो गया था ये। ठीक है, तो सरकार के द्वारा परियोजना जब रद्द कर दिए गए थे, तो उन्हीं के किए जाने पर यह आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और यह आंदोलन भी आदिवासी के द्वारा सामूहिक रूप से, यह आंदोलन आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। और इसका जो नारा था, एक नारा एग्ज़ाम याद रखना आप लोग, बाय द वे आपसे पूछ लेंगे कि इसका नारा क्या था शांत घाटी आंदोलन का। तो शांत घाटी बचाओ था इसका। क्या नारा था? नारा यही था, शांत घाटी बचाओ। और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बच्चे लगा भी देते हैं इसी का, है ना, कि इसी से संबंधित है, नाम से ही क्लियर हो जाता है ये, है ना। तो ये आंदोलन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, बताइए जरा क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आप यहाँ पे देख भी रहे हैं शांत घाटी, है ना, केरल में है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। PDF अभी मैं आपको दूंगा, तो अधिक जानकारी के लिए आप PDF पढ़ सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप नोट भी कर रहे होंगे तो उतना इनफ है आप सबके लिए, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं अब आप लोगों से जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में।
ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन में फिर आपको यहाँ से दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ये कब हुआ। तो जब कब की बात होगी तो तुरंत आप कह देना कि 1980 में हुआ। और जंगल बचाओ आंदोलन में अगर बात किया जाए तो यह वर्तमान की अगर कंडीशन बात की जाती है, वर्तमान कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो ये है कहाँ, किस समय, ठीक है, यह आंदोलन हुआ कहाँ पर है। तो याद रखना कि वर्तमान में जो झारखंड में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, झारखंड में। और जब तत्काल की बात हो रही है उस समय की बात कर रहा हूँ, जिससे जैसे आप लोगों ने अभी देखा पिछला आंदोलन, और वो आंदोलन था आपका शांत, वो क्या नाम था उसका, चिपको आंदोलन था ना, चिपको आंदोलन था शांता, हाँ। तो वो उत्तर प्रदेश में था पहले तत्कालिक में, फिर वो वर्तमान में कहाँ आ गया था, चमोली ज़िले के गोपेश्वर नामक स्थान पर आ गया था। ठीक उसी प्रकार से यह आंदोलन भी, जंगल बचाओ आंदोलन भी वर्तमान में झारखंड, तत्काल में बिहार और उड़ीसा के सीमावर्तीय पर आता है, सीमावर्तीय क्षेत्रों पर आता है, ठीक है। ये तो हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा तत्कालीन, अगर एग्ज़ाम में देखो ये नहीं पूछेगा कि पहले कहाँ था, एग्ज़ाम में ये लिख देगा तत्कालिक, ऐसे लिखेगा, तत्कालिक लिखेगा। तो तत्कालिक में आपको ढूंढना पड़ेगा बिहार और उड़ीसा को, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा कि पहले कहाँ था, ठीक है, पूर्वभूत कहाँ था, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, तत्कालिक वाले ही शब्द मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए कि पहले ये था कहाँ, ठीक है। और वर्तमान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रेजेंट जो झारखंड में है, ठीक है। तो ये 1980 में चला गया। तो यहाँ से आपको दो ही बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, ये हुआ क्यों था आपको बता दूं। तो ये बेसिकली जो पारंपरिक सॉल के वृक्ष, अब देखो कभी कभी एग्ज़ाम में हालांकि नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ ले आपसे कौन से वृक्ष की, तो आपने नाम सुना भी होगा, देखा भी होगा, सॉल वृक्ष। तो सॉल एक वृक्ष है, उसी वृक्ष के काट कर सागौन वृक्ष लगाए जाने का विरोध में था ये, ठीक है। सॉल एक वृक्ष है, उसको काट कर उसकी जगह पे कौन सा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है, सागौन का वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके संबंध में जंगल बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी आदिवासियों के द्वारा ही चलाए गए थे, ये आंदोलन भी, है ना। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा भी, तो सभी आंदोलन के बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया है शुरुआत में ही। तो सभी आंदोलन के बारे में आपका तुरंत दिमाग आ जाना। बाय द वे अगर एग्जाम में पूछे कि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो आप, मैं बता दिया आपको ना, सारे आंदोलन जो इसके द्वारा चलाए गए हैं, तो आप लोग लगा देना, उसको सही जवाब हो जाएगा आपका आदिवासी, ठीक है। और जंगल बचाओ आंदोलन में 1980 में ये चलाया गया था, ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को। तो इस आंदोलन को चलाए जाने का जो कारण था, परंपरागत सॉल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर नए सागौन के वृक्ष भी लगाए जाने थे, इसके संबंध में था, ठीक है। तो यह आंदोलन पारंपरिक सॉल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन बहुत सरल है, ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है भाई। इसके बारे में क्लियर है ना ये बात। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नौदान्या आंदोलन, नौदान्या आंदोलन में भी आपको ठीक दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, यह एक प्रकार का जागरूकता अभियान है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि यह जागरूकता अभियान था, ठीक है। पहली बात जागरूकता अभियान था ये। अगर मैं आपसे बात करूं कि नौदान्या आंदोलन और किससे संबंधित है, तो यह इसका जो बेसिकली अगर बात किया जाए उद्देश्य की, तो एक था जैविक, अच्छा ये जो जागरूकता करेंगे तो किसके संबंध में करेंगे, तो एक था जैविक था आपका, दूसरा था जैविक, एक था जैविक कृषि, दूसरा था जैविक उर्वरक, दूसरा क्या था, जैविक उर्वरक था, और जो तीसरा था उर्वरक के बाद वो था बीज। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक जैविक कृषि था, और दूसरा जो था आपका जैविक उर्वरक था, और जो तीसरा था जैविक बीज था। ये तीन चीज़ों पर ये जागरूकता की गई थी। यानी एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि नौदान्या आंदोलन का ये उद्देश्य मान सकते हैं आप लोग, इसका क्या मान सकते हैं, उद्देश्य मान सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि ये आंदोलन आया कब, तो ये आंदोलन जो आया था 1982 में आया था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें नेतृत्व की भूमिका किसकी थी, इसमें नेतृत्व की भूमिका सबसे ज़्यादा किसकी थी, किसने नेतृत्व किया था ये, तो आप ध्यान रखिएगा, वंदना शिवा ने किया था। किसका नाम आता है, वंदना शिवा ने किया था। और ये ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये आंदोलन था कहाँ पर, जैसे आप हर आंदोलन के हर एक राज्य के बारे में जान रहे हैं, तो एक बात और याद रखिए, यह आंदोलन जो था दिल्ली से था। किससे था ये, दिल्ली से था। इतनी बातें आप लोगों को नौदान्या आंदोलन से याद रखना होगा,
ठीक है भाई। तो अच्छा, ये आंदोलन बेसिकली किस पर्पज़ पे था, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने कोई वृक्ष लगाया, ठीक है भाई, दिल्ली में वृक्ष लगाने के लिए, जैसे जो घरों में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उन वृक्षों के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है, उन वृक्षों को कि ना काट कर पौधों को, मतलब यहाँ पर अगर बात किया जाए पौधों को ना काटा जाए, पौधों को ना काटा जाए, इस तरीके की बात की गई थी। जैसे क्या होता है कि जब दो वृक्ष लगाए जाते हैं तो बेसिकली अगर मैं दो वृक्षों की बात करूँ तो इनके इस तरीके से टहनियाँ जाती है ना, इस तरीके से, तो इनको काट दिया जाता था, इनको काट दिया जाता था यहाँ से, और यहाँ से ना काटने की बात की गई थी कि ताकि अगर यहाँ से अगर आप काट देंगे इस वृक्ष को तो ये आगे इस साइड से नहीं जा पाएगा, ठीक है। इस तरीके कुछ कंडीशंस जो है इसमें बताई गई थी कि जो है पौधों को नष्ट ना किया जाए, पौधों को नष्ट ना किया जाए, ठीक है। इस तरीके की बात जो है बताई गई थी नवदान्या आंदोलन में, ठीक है। और ये सब घरों में लगाए जाते हैं छोटे छोटे पौधे, उन्हीं छोटे छोटे पौधों को लोग क्या करते हैं, काटते हैं, हैं, काट देते हैं, और यही चीज़ बताई गई थी कि उसे ना काटा जाए। काटना अगर है आपको तो उस वृक्ष को यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, तो जिस तरीके से, और यहाँ से ना काटें आप लोग, है ना, यहाँ से काटिए इस वृक्ष को। तो ये बात हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नवदान्या आंदोलन 1982 में दिल्ली में चलाया गया था, और यह आंदोलन महान पर्यावरणविद वंदना शिवा के द्वारा चलाया गया था, और यह आंदोलन जैविक कृषि को लेकर, जैविक उर्वरक को लेकर, जैविक बीज के प्रयोग पर बल दिया गया था, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर ये काम किया था। तो ये दो तीन बातें हैं, आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा। और यही आंदोलन जो था नवदान्या आंदोलन, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, सन 1984 में यह आंदोलन एक एनजीओ में बदल गया था, यह आंदोलन एक एनजीओ में बदल गया था। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं एपिको आंदोलन के बारे में। अच्छा ज़रा मुझे बताइए एपिको आंदोलन क्या चीज़ है, एपिको आंदोलन क्या है, एपिको आंदोलन बताइए। ये भी अगर मैं आपसे बात करूं तो वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करने के संबंध में था ये भी। तो इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है भाई। एपिको का मतलब क्या है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि अर्थ बताइए, तो इसका मतलब है वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना, इसका मतलब था। एपिको का अर्थ यही होता है, एपिको का। तो देखिए यहाँ पर ये जो आंदोलन था इसके संबंध में दो तीन बातें ये भी याद रखिए। यह आंदोलन आया कब, 1983 में आया, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये आंदोलन बेसिकली क्या था, चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था, चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था, कोई बताएगा मुझे, चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था, बिश्नोई आंदोलन से, हाँ बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था वो। चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था, और एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और ये भी वही था कि वृक्षों से काट कर उसकी रक्षा की जाए, यही चीज़ें थी। और ये आया कब था, 1983 में आया था। और बेसिकली अब मैं आपसे बताता हूँ ये आंदोलन का जो है आया कहाँ है, मतलब आया कहाँ था। तो आप ध्यान रखिएगा ये आया था कर्नाटक में। कहाँ पर आया था, कर्नाटक में आया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कर्नाटक में आया था ये आंदोलन, ठीक है भाई। और इसका अगर जो नेतृत्व करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन को, वो क्या नाम है उनका, क्या नाम है, पांडुरंग हेगड़े, क्या नाम है उनका, पांडुरंग हेगड़े जी इसको क्या करते हैं, हेगड़े जी इसका नेतृत्व करते। तो ये बात आपको ध्यान रखना, एक तो आपका नेतृत्वकर्ता हेगड़े हो जाएंगे, दूसरा ये आया कहाँ था, कर्नाटक में, तीसरा इसका मीनिंग पूछ सकता है तो मीनिंग वही है वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की जाए। और चौथी आपसे ये बात रखना, ये प्रेरित किससे हुआ है, चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन जो प्रेरित हुआ है वो बिश्नोई आंदोलन से हुआ है। इसका एक और नाम है, एक एपिको आंदोलन को, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में ना एपिको आंदोलन ना लिखकर अगर आपको केवल ये लिख दे कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन बताइए, दक्षिण भारत, अच्छा दक्षिण आप जानते हैं मैप अगर आप बनाएं इंडिया का तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कर्नाटक कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। और आप जानते हैं ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो इसलिए इसको दक्षिण बोला गया है। तो ये दक्षिण का है, दक्षिण का चिपको आंदोलन है, ये क्या है, दक्षिण का चिपको आंदोलन है, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अच्छा ऐसा आप लोग ध्यान ना लगाएं, ना सोचें कि उत्तराखंड तो यहाँ पर भी है, यहाँ उत्तराखंड है ना, इस तरीके से अगर मैप देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड आ जाएगा आपका,
ठीक है, ये जो कि उत्तर प्रदेश से ये क्या हुआ, अलग हो गया है, तो ये नॉर्थ में पड़ जाएगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी नहीं पूछेगा कि उत्तर भारत का बताओ आंदोलन कौन सा है, ठीक है, ऐसा नहीं प्रश्न बनेगा। हाँ, ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन का नाम बताइए, तो आप लोग जरूर बताना वो एपिको आंदोलन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर बन भी जाता है या पूछ भी लेता है तो आपको पता है कि उत्तर में क्या है भाई, उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है वही है, आपका चिपको आंदोलन ही हो जाएगा वो फिर, तो है ना, वो तो है ही ऑलरेडी पहले से, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, दक्षिण भारत का जो है चिपको आंदोलन इसको कहा गया है, दूसरा नाम इसका है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों ने यहाँ से देख लिया एपिको आंदोलन के बारे में, ठीक है। और ये 1983 में स्टार्ट हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, और यह आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ है, दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य में घटित हुआ था, और यह आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था, जिसमें वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करनी थी, और इसका नेतृत्व कर रहे थे पांडुरंग हेगड़े जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पांडुरंग हेगड़े जी कर रहे थे, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखना एपिको आंदोलन से संबंध में, ठीक है भाई, ठीक है। वर्ष आप लोग कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वर्ष बेसिकली पूछा जाता है वर्ष से, ठीक है। कब आया था? 1983 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एक और आंदोलन के बारे में, मैत्री आंदोलन के, और मैती आंदोलन, तो मैत्री नहीं है, मैती है, ठीक है, मैती आंदोलन से। तो मैती आंदोलन में क्या क्या बात है, तो एक बात तो आपको ये साफ शब्दों में दिख भी रहा है कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, इस आंदोलन की, ठीक है। अच्छा, ये आप ध्यान सुनिए, मैती का जो मतलब होता है, अर्थ के बारे में पहले समझिए। मैती का मतलब होता है माँ का घर, माँ का घर, इसका कहने का अर्थ, अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो माँ का घर होता है, और माँ का घर का मतलब आप समझ सकते हो मायका, है ना, आप समझ सकते हैं इसका मायका, ठीक है। और यह आंदोलन आया कहाँ से, ये दूसरी बात, ये आंदोलन आया है कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से आया है। और उत्तराखंड से दूसरा आंदोलन है, एक आंदोलन कौन सा था उत्तराखंड से, कोई बता सकता मुझे एक और आंदोलन के बारे में? जो चिपको आंदोलन था ना, चिपको आंदोलन था, वेरी गुड। और उसी तरीके से मैती आंदोलन भी उत्तराखंड का ही है, ये भी आंदोलन, लेकिन यहाँ पर भूमिका जो होगी उनकी, वो होगी कल्याण सिंह रावत की। लेकिन चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि उत्तराखंड का वो भी है, और वो 1973 में आया था, ये 1994 में आया है, और इसका जो नेतृत्व करता है कल्याण सिंह रावत करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टार्ट हुआ 1994 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये समझें कि जैसे नौ दंपत्ति से, बेटी और दामाद से एक पौधा लगाया जाता है उत्तराखंड में। क्या किया जाता है, जैसे नई शादी जब हो जाती है, जब किसी की शादी होती है, तो शुरुआत में ही वहाँ जो नई दंपत्ति है, तो बेटी से और दामाद से एक पौधा लगवाया जाता है, और उसकी देखरेख करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये आंदोलन उससे संबंधित था, उसी से रिलेटेड था, ठीक है, मैती आंदोलन। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, मैती का अर्थ होता है माँ का घर या मायका होता है, और यह आंदोलन 1994 से उत्तराखंड के महान पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया है। इसमें बेटी के नवदंपत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों का नया जीवन देने की मुहिम चलाई गई थी, ठीक है। क्या चलाई गई थी? मुहिम चलाई गई थी। तो मैती आंदोलन में आपको यही 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटी के नव दंपत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों का नया जीवन प्रदान करना था, ऐसा कुछ संबंध रखता था मैती आंदोलन। और ये बात, मैती का मतलब होता है मायका, यानी माँ का घर, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी अर्थ पूछ लेता है, ठीक है, जैसे पूछ लेता है मैती आंदोलन लिख देगा, और मैती आंदोलन के बाद लिखेगा किससे संबंधित है, तो माँ का घर से संबंधित हो सकता है, कि पिता के घर से संबंधित हो सकता है, कि ससुराल से संबंधित, ऐसे कुछ बना देगा एक ऑप्शन में। बहुत कुछ ऑप्शन बन सकते हैं ना, अर्थ पूछा जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न बना जा सकता है ना, ऐसा लग रहा है। चलिए, तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये सारे के सारे जो थे आंदोलन थे, इन सभी आंदोलनों के बारे में आप लोग उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपके आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, ठीक है, नौदान्या आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये पर्यावरण के आंदोलन है, किसके आंदोलन थे? ये पर्यावरण के आंदोलन थे, ठीक है भाई। और ये आप लोग पर्यावरण आंदोलन के ही अंतर्गत जो है उनका क्या कहना था कि एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, विकास से संबंधित था, ठीक है, आदिवासियों के विकास से संबंधित था ये चीज़ें। और विकास की प्रक्रिया में जैसे हजारों लोगों ने जल, जंगल, ज़मीन को देखभाल करने से संबंधित रखते थे, ये सारे के सारे आंदोलन आप लोगों ने देखा। अब प्रबंधन की बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाम से ही पर्यावरण
प्रबंधन का तात्पर्य बनता है कि पर्यावरण के प्रबंधन से, और पर्यावरण प्रबंधन से नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नाम से ही लग रहा है कि पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य है पर्यावरण के प्रबंधन से नहीं, बल्कि आधुनिक मानव जीवन के पर्यावरण के साथ। यानी कहने का तात्पर्य इसका ये हुआ कि पर्यावरण मैनेजमेंट में आपको जो आज के समय में जो घटना घटित हो रही है उसके पर्यावरण की बात कर रहा है, उसके प्रबंधन की बात कर रहा है आधुनिक समय से, ठीक है। तो मानव समाज के पर्यावरण के साथ जो संपर्क में आ रहा है तो उस पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको हमें क्या कहना है, मैनेजमेंट करना है, उसका प्रबंध करना है। तो विभिन्न प्रकार के थे, बेसिकली यहाँ पे 3 प्रमुख मुद्दे बताए गए हैं। एक राजनीतिक जो नेटवर्किंग के रूप में, और एक कार्यक्रम जो परियोजना के रूप में, तीसरा संसाधन जो धन और सुविधाओं के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। 3 टाइप से प्रबंधन करने की बात की गई है। आप लोगों इसका ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या हो सकता है प्रबंधन का। प्रबंधन का अर्थ में आप लोग जाने तो आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, पर्यावरण संपूर्ण जो जीवन जगत का आधार है, आदिकाल से ही उद्भव और विकास में सहायक रहा है और भविष्य का विकास भी उसी पर निर्भर हुआ है। इस कारण मानव पर्यावरण का निरंतर उपयोग कर उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, ठीक है, और उन्हें समायोजन करने की बात करता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं प्रबंधन में और कुछ बातें लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ से देखिए, पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत जो है नियोजन, विश्लेषण, मूल्यांकन, उचित निर्णय द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग और प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक होता है। उसके वास्तविक जीवन में उपयोगी हो सके इस तरीके की गतिविधि जो होती है पर्यावरण प्रबंधन में होती है, नियोजन की, विश्लेषण की, मूल्यांकन की, उचित निर्णय को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखने को हमें मिलती है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं भाई। देखिए पर्यावरण प्रबंधन की अगर आवश्यकताओं की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण में सभी सजीव निर्जीव सम्मिलित होते हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान होते हैं। यथा मतलब बात करूं, हवा, भूमि, जल, पौधे, पशु, खनिज, वाहन, कारखाने इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। और तो उनमें किन किन पर्यावरण प्रबंधन में किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति से व्यक्ति, समुदाय से समुदाय, प्रदेश से प्रदेश से भिन्नता रखती है, क्योंकि पर्यावरण का स्वरूप भिन्नता से युक्त तथा उसके विभिन्न घटनाओं का अनुपात स्थान स्थान पर विभिन्नता के लिए होता है, ठीक है। तो मानव के पर्यावरण में निरंतर उपयोग जहाँ प्रगति है वहीं पर्यावरणीय ज्ञान भी समुचित वृद्धि भी मानी जाती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर ही क्या पर्यावरण का वृद्धि भी आप मान सकते हैं, ठीक है। ज्ञान का मतलब जागरूकता, जैसे आप ये मैंने आप लोगों को कारण के बारे में जिक्र भी किया है आप लोगों से, कौन कौन से कारण होते हैं, है ना, इन सब के बारे में बताया भी है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं, ठीक है, लिखी हुई हैं, आप उसको सीन भी कर सकते हैं। मैं सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात करना चाहता हूँ। देखिए प्रबंधन में किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए आपको बताऊँ, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को जो प्रदूषित होने से बचाता है इसका आपने ध्यान रखना चाहिए। मानव की पर्यावरण प्रदूषण की जो है प्रदूषण से रक्षा करना चाहिए। विलुप्त होती हुई जो प्रजातियाँ हैं उसका संरक्षण करना चाहिए। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जो पर्यावरण प्रबंधन हेतु समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, हमें उससे संबंध रखना चाहिए। तो यह एक प्रकार की उसकी आवश्यकताएं हैं, यानी नीड है एक प्रकार से, ये भी कह सकते हैं। और इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण में, ठीक है भाई। तो ये थे बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व की गई हैं। पर्यावरण के संबंध में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीति निर्धारण में सहयोग देना और गुणवत्ता को बनाए रखना, ठीक है, पुनरीक्षण करना, ये व्यवस्था ही तो है, प्रबंधन ही तो है, मैनेजमेंट ही है, ये सारी की सारी चीज़ें है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब आपदा को लेकर। आपदा के बारे में कोई बताना चाहेगा मुझे? चलिए ज़रा बताइए एक बार, आपदा क्या है। आपदा के बारे में कोई अगर बताना चाह रहा है तो बताइए ज़रा, क्या हो सकता है आपदा। आपदा क्या हो सकता है बताइए। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं भाई, उनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। आप लोग बताइए तब तक, कुछ बताइए आपदा क्या हो सकता है, कुछ भी बताइए आप लोग। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ आपदा के बारे में। देखिए आपदा एक प्राकृतिक और मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज का पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। ज्योतिष शब्द में या ज्योतिष विज्ञान में कहा गया है या उसी से लाया है कि अगर बात किया जाए कि प्राकृतिक और मानव निर्मित का जोखिम जो प्रभाव है जो समाज के पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ बना कि जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं, तारे आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से, ठीक है, जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र के आधार पर इन लोगों ने क्या किया है, बताया है, परिभाषा दिया है आपदा के। जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तो वह बुरी घटनाएं होती हैं, तो एक प्रकार से प्राकृतिक और मानव निर्मित के द्वारा जो बनाए गए जो भी जोखिम कार्य हैं वो क्या करता है, प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक प्रकार से आपदा, तो आपदा प्रबंधन बेसिकली एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं समाज कार्य के नवीन क्षेत्रों से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन समाज कार्य का एक आवश्यक क्षेत्र माना जाता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका भी होती है डिजास्टर में, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा आपदा में, ठीक है, आपदा में। और यहाँ पे देखिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा, तो आपको तो पता हो गया, ज्योतिष विज्ञान कहता है कि अगर तारे जो है सही तरीके से नहीं है तो वह एक प्रकार का क्या होगा, आपदा आ गई। लेकिन शिक्षा वाले क्या कहते हैं, जो एजुकेशन में है, वो कहते हैं आपदा अनुचित प्रबंधकी या प्रबंधित जोखिम के परिणाम के रूप में देखी जाती हैं, और ये खतरे आपदा और जोखिम के उत्पादन होते हैं, और आपदा जो कम जोखिम के क्षेत्र होते हैं वे आपदा नहीं कहलाते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए कि जहाँ पर आपदाएं मतलब कोई अगर घटना घटित हुई है और वहाँ पे कम नुकसान हुआ है, तो एक प्रकार से शिक्षा कहती है, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्षेत्र जो है आपदा से प्रभावित नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें कहा जा रहा है यहाँ पर। भारी भरकम अगर कोई नुकसान होता है किसी क्षेत्र का, तो वह शिक्षा के क्षेत्र से बोला जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ एक प्रकार की आपदा आई हुई थी, ठीक है। तो ये एक आपदा है। तो आपदा तो बेसिकली एक आकस्मिक क्रिया होती है, अप्रत्याशित होती है, दुष्प्रभाव का चरम स्थिति को हम कह सकते हैं। तो मानव जनित और प्राकृतिक दोनों इन्वॉल्व हो जाती है आपदा में, दोनों चीज़ें जो हो जाती है इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपदा एक ऐसी घटना है जिससे मानव जीवन की क्षति और वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का ह्रास हो जाता है, धन की हानि हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं आपदा, जो है ये आपदा की परिभाषा हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये आपदा आया हुआ है, ठीक है, तो ये आपदा है। तो ये चीज़ अच्छा, विभिन्न प्रकार से अगर मैं परिभाषाओं के बारे में बात करूँ तो आपदा प्रबंधन एक अधिनियम आया था, और आप जानते हैं वो अधिनियम कब आया है, कोई बता सकता है मुझे, आपदा प्रबंधन का अधिनियम? अच्छा, यहाँ पे परिभाषा 2005 में भी आया है आपदा का जिसको बहुत सारे जो है अधिनियम लाए गए थे आपदा का। तो आपदा 2005 भी आया है, आपदा की बात करूँ 2009 में भी आया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति आई थी, और 2009 का उद्देश्य भी रखे गए थे उस समय। 2005 का भी आया था, 2016 में भी आया था, एक इंडिया क्वेक करके नाम आया था, और एक सागरवाणी करके नाम आया था, जो उसने लाया था हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। ऐप था, ये ऐप के माध्यम से लाया गया था। तो अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा क्या उसका मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिए कि आपदा कहते किसे हैं। तो आपदा देखिए मानव जनित और प्राकृतिक विपत्ति है जिसमें निश्चित क्षेत्र के आजीवन या आजीविका संपत्ति की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और जीव जंतु नष्ट में पड़ जाते हैं, और आपदा का भारी जान माल की हानि हो जाती है, उसे हम कहते हैं आपदा। तो ये एक साधारण शब्दों में आप लोग बोल सकते हो, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो कि जो मानव निर्मित द्वारा है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ें हुई हैं, उसमें विपत्ति कोई हुआ है, और उस एक निश्चित क्षेत्र में हुआ है जहाँ पर आजीविका और संपत्ति की हानि हो गई है, और उसी के परिणाम स्वरूप देखा गया है, उसी के फलस्वरूप देखा ये गया है कि मानव और जीव जंतु नष्ट हो गए हैं। तो यह एक प्रकार का आपदा हो गया। तो एक साधारण शब्दों में आप लोग बोल सकते हो कि मानव निर्मित द्वारा और प्रकृति के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए आपदा जो है समाज ही सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है, और इससे बहुत बड़ी जनसंख्या या संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है, आपदा कहलाती है, ठीक है। और आपदा देखिए यहाँ पर क्या है कि वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति के विस्तृत रूप से घटित होती हैं, जो कि न केवल मानव की बल्कि सभी जीवधारियों को असुरक्षित एवं संकट में डाल देती है, तो वह क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। तो यानी वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित हुई है, बड़े लेवल पर घटित हुई है, न केवल मानव बल्कि सभी जीवधारी क्या हो गए हैं, असुरक्षित हो गए हैं, संकट में पड़ गए हैं, यह एक प्रकार का क्या है, आपदा कहलाएगी। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, भूकंप का, बाढ़ का, चक्रवात का, और सुनामी का, सूखा का, भूस्खलन का, आग का, आतंकवाद का, नाभिकीय संकट का, है ना।
रासायनिक संकट का, पर्यावरणीय संकट इत्यादि आपदाएं जो है रिप्रेजेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये कुछ आपदाओं से होने वाली हानि है। जैसे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो जाए तो एक प्रकार की यह हानि मानी जाती है आपदा से। और आपदा समाज के सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती है, ये भी हो सकता है हानि। आपदाएं पर्यावरण से गंभीर खतरा को उत्पन्न भी करती है, ये भी एक प्रकार की आपकी क्या हो जाएगी, आपदा का हानि हो जाएगी। आपदा जो है समुदाय के प्रभावित करती है और जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है और आपदा के राष्ट्र और अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी क्या है, आपदा से हानि होती है। इसको क्या बोला जाता है, आपदा की हानि भी बोला जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, आपदा दो प्रकार की होती है, आप लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। एक मानव निर्मित होता है, दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होती है। किसी को पता है प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, बता सकता है कोई, बताइए जरा। प्राकृतिक बाढ़ से, ओके, बाढ़ ही नहीं, हम्म, प्र- हाँ हाँ, सही सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आपदाओं से संबंधित होते हैं। तो आपदाएं जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, वे समस्त घटनाएं होती हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित हो जाती हैं। तो बड़े व्यापक लेवल पर जो होती है वो प्राकृतिक के रूप में होती है। और मानव निर्मित तो भाई तो एक मतलब एरिया में होता है, एक निश्चित एरिया में होता है मानव निर्मित द्वारा, है ना। मानव निर्मित द्वारा एक निश्चित एरिया में हो जाता है, तो उसको हम बोल जाते हैं कि ये मानव निर्मित के द्वारा है। जरा देखिए मानव निर्मित क्या होता है। वे आपदाएं जो मानव के कारण उत्पन्न होती हैं और मानव आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, मानव आपदाएं कहलाती है, मानवकृत आपदाएं। और वही मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षा व प्रयासों से संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें अजैविक, ये अजैविक लिखा हुआ है, अजैविक है ये। और अगर बात करें तो एक जैविक होता है, एक रासायनिक, बम विस्फोट आदि जो है मानव निर्मित द्वारा ये आपदाएं होती हैं। तो ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत सरल ये था आपका कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है और मानव जनित या मानव रचित आपदाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वे आपदाएं उसकी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मानव जनित आपदाएं बोलते हैं। और जो सामान्य शब्दों में बोला जाए कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, उसी प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। जैसे मौसम, जल, तूफानी और भौगोलिक, बाढ़, भूकंप इत्यादि चीज़ें जो होती है, सुनामी वगैरह, वो उसी का पार्ट माना जाता है प्राकृतिक का। और मानव के द्वारा अगर कोई पार्ट माना जाता है तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि जैविक, अजैविक, रासायनिक, बम विस्फोट इत्यादि जो घटनाएं घटित होती हैं, यह एक पार्ट मान लिया जाता है मानव जनित के द्वारा। जैसे आपने अभी नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, महामारी का नाम सुना है आपने, कोविड-19 का, पशुओं का। ठीक है, ये एक प्रकार से आप प्राकृतिक आपदा कहेंगे कि मानव जनित आपदा कहेंगे, कौन बताएगा। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा। हम्म, मानव, हाँ मानव जनित है कोविड-19। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मानव प्रेरित जोखिम जो भी चीज़ें घटना घटित होती है, ये एक प्रकार से उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो टाइप थे इसके, प्राकृतिक और मानव रचित आपदाओं के विभिन्न रूप, जो आपने अभी देख लिया आपने। ठीक है, अभी आपने आपदा के अर्थ को देखा, परिभाषा को देख लिया आपने, और उसके दो टाइप भी देख लिए आप लोगों ने। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आपदा का प्रबंधन में या उसके क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है मैनेजमेंट को लेकर, है ना भाई। यहाँ पर प्रबंधन में तो आपदा के बाद जो घटना घटित होती है उस पर क्या क्या प्रबंधन हो सकता है। ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में लागू किया गया था, और लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहकों का मुक्त अंतर्राज्य संचालन का आदेश दिया। ठीक है, तो यह एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपदा प्रबंधन जो 2005 का है, जहां पर किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट और गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्राकृतिक और मानवकृत कारणों का या दुर्घटना या लापरवाही के कारण जो परिणाम निकला है, मतलब प्रभाव में जो चीज़ें आई हैं, जिससे बड़े स्तर पर जान माल की क्षति हुई है, पर्यावरण की हानि हुआ है, विनाश हुआ है, प्रकृति की भी हानि हुई है, ऐसे क्षेत्रों पर जो अधिनियम लाया गया था वो था प्रबंधन आपदा अधिनियम 2005 का। उसने कुछ निर्देश भी, इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे
ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो संस्थागत तंत्र के रूप में इसको स्थापना की गई है, और ये जिला स्तर पर भी काम करता है आपदा प्रबंधन। और यहाँ पे समन की कोष की बात करता है, जैसे रिलीफ फंड की बात करता है, तो रिलीफ फंड की अगर कोई बात करता है तो यही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वाला ही करता है, ठीक है, 2005 का ही करता है। जैसे कि आप देखिए पहली एक लाइन यहाँ पर कि इससे पूर्व विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मार्च 2020 देश के कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग में भी लाया गया। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधिनियम में जो राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर आपदा या डिजास्टर रिलीफ फंड और आपका क्विक एक्शन फंड जिसको बोलते हो आप, त्वरित कार्यवाही कोष के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का जो प्रावधान देता है ये यही देता है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का ही, ठीक है। तो 2005 के अंतर्गत आप देख रहे हैं मैनेजमेंट किया जा रहा है आपदा से। मतलब अब देखिए प्रश्न बनेगा इस तरीके से कि आपदा समन कोष की बात करें, समन का मतलब होता है रिलीफ है ना, और क्विक एक्शन फंड की बात करें तो ये एक प्रकार का, अगर मैं बात करूँ त्वरित कार्यवाही कोष, ये दोनों के दोनों जी चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, आपदा प्रबंधन के ही अंतर्गत आई थी। अभी आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संस्थान भी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण भी, तो इन सब चीज़ों में आप नहीं देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कोष को लेकर, कोष मतलब फंड को लेकर, या आपका आएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम में, ठीक है, 2005 में ही, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 2005 में कुछ विषय हैं, जैसे कुशल प्रबंधन और उससे जुड़े अन्य मामलों को पारित करना, ठीक है। और ये जनवरी 2006 में लागू हुआ था, ठीक है। और ये आ ही गया था 2005 में, पूर्ण रूप से लागू हुआ 2006 में। उद्देश्य इसका यही था कि आपदा प्रबंधन में जो समन का मतलब अभी मैंने आपको बताया है रिलीफ, ठीक है। मैंने आपको आपदा प्रबंधन में रिलीफ रणनीति तैयार करना, कार्य क्षमता निर्माण करना, इसके बारे में जिक्र हो जाएगी। इसी अधिनियम में धारा के 2 में कहा गया कि आपदा परिभाषित, आपदा को क्या किया है इसने डिफाइन भी किया है इसके आर्टिकल में, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या है आपदा, ठीक है, उसके बारे में। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न भी जो क्षेत्र जहाँ पे तबाही हुई, जहाँ पे दुर्घटना घटित हुई है, जहाँ पर आपदा या गंभीर घटना घटित हुई है, उसके बारे में ये जिक्र करता है, ठीक है। ये धारा नंबर 2 का डी, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, ठीक है। यह एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया गया है NDM ए का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये इसका फुल फॉर्म को लेकर एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया गया है, और सीधा सीधा ये ना लिखकर केवल यही लिख देता है और इससे संबंधित भी अप्लाइड प्रश्न दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में इसकी जो स्थापना हुई है 27 सितंबर 2006 को, और ये आपदा प्रबंधन 2005 के माध्यम से ही की गई है। और ये जो आपका NDMA आया है, ये आया है इसी के माध्यम से, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आप एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रांच या शाखा भी इसका नाम रख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बेसिकली क्या है, कोई बता सकता है? प्राधिकरण, देखिए ये इसी के अंतर्गत जब 2005 के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को लेकर जो है इसकी स्थापना की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, और स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं इस आपदा में क्या क्या बातें हुई थी, किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था, तो याद रखना भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार था, और यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, ये भारत सरकार और प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें की गई थी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्यों में और उससे संबंधित मुख्यमंत्री या अध्यक्ष या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना को लेकर, तो जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्रबंधन को लेकर, और प्राधिकरण संबंधित जो जिलों के या जिला अधिकारी हैं उनकी अगुवाई या जिला परिषदों में सभापति के सह अध्यक्षता में। तो ये बेसिकली आपदा प्रबंधन 2005 जो था ये क्या करता था, नीति निर्माण और योजना निर्माण और मान्यता प्रदान करता था। तो नीति निर्माण, योजना निर्माण और मान्यता प्राप्त करने वाला जो था वो कौन सा था आपका, तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, ये NDMA था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2005 का आपदा प्रबंधन है उसी के तहत ये लाया गया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये लाया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो भारत में आपदा को परिभाषा करनी। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ, ये चीज़ें हैं बता चुका हूँ, आप लोग अगर इसे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं।
आप लोग, है ना। और यहाँ पर देखिए जरा कि जो ऐसे औपचारिक रूप से गठन जो हुआ इसका 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन 2005 के तहत ही। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर होगा। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना भाई, इस आपदा प्रबंधन में, ठीक है। इसका विकास कैसे हुआ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास की बात हो रही है। तो इसका बेसिकली अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय प्राथमिकता के महत्व को देते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्च अधिकारी प्राप्त कमेटी और 2001 में गुजरात के भूकंप के बाद इस राष्ट्रीय कमेटी का गठन आपदा प्रबंधन योजना में तैयार की गई थी या उसकी सिफारिश की गई थी। तो इसके समक्ष में जैसे मैं आपको बताऊं कि एक डिजास्टर रिलीफ फंड था। तो जो रिलीफ फंड है ये किसके परिपेक्ष में या कब लाया गया था, तो गुजरात का जब भूकंप आया था उसके भूकंप के बाद, ठीक है, वो कमेटी बैठी थी और वो कमेटी बैठने के बाद तो वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड था। उसी कमेटी में ये बात कही गई थी कि डिजास्टर रिलीफ फंड होना चाहिए, मतलब जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको क्या किया जाए, आर्थिक लाभ भी दिया जाए। इस तरीके की जो बात हुई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के विकास के तहत ये रखा गया था। तो बेसिकली इसका तो नाम तो दो उसी में आता है भाई, आपदा प्रबंधन में ही आ जाता है दो नाम के, एक डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, एक क्विक एक्शन फंड होता है, तो वो उसी में आता है। तो उसके दौरान उसको बेस में बनाकर, ठीक है, उससे पहले ये चीज़ें चल रही थी 2001 की, उससे पहले ये बातें चल रही थी, ठीक है, उसको रखने के लिए। तो बाद में ये अब डिजास्टर मैनेजमेंट आया तो उसमें ये चीज़ें रख दिया गया ऑटोमेटिक कि भाई अब इसे होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, उसको रख दिया गया था ऐसे ही, ठीक है। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। आपको भलीभांति तरीके से पता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, और संवर्धन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन। तो राज्य में कौन हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम स्टेट हो जाएगा एन के बजाय, यहाँ आप लोग एन पढ़ रहे थे, अब यस पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा अथॉरिटीज़, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके कुछ कार्य भी हैं, यहाँ पर कार्य देखिए, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकार करना और उसके बाद नीति तैयार करना, उसके बाद देखिए आप अनुसार उसके केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों की बनाई गई जो योजनाएं होंगी वो स्वीकार करना चाहिए इनको, और फिर उसके बाद इसका अनुसरण करना चाहिए, ये चीज़ें होगा। फिर दिशा निर्देश भी तैयार करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसका कार्य के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सब की सारी बातें, ठीक है भाई। आगे हम बात एक और कर लेते हैं पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति है जो 2009 में आई थी। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2009 में एक आपदा प्रबंधन का एक राष्ट्रीय नीति के रूप में तैयार किया गया था इसको। बेसिकली पहले जो था ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में ही जाना जाता था, वहाँ से निकाला गया है ये नीति। तो ये करता था कि निवारण की बात करता था और साथ ही साथ ये डिजास्टर रिलीफ फंड की बात भी करता था और प्लस में क्विक एक्शन फंड की भी बात करता था, और उसके साथ साथ समग्र और सक्रिय और बहु आपदा संबंध में भी बात करता था। बहु आपदा संबंध का मतलब ये था कि मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड के आधार पे था। ओरिएंटेड का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है उन्मुख, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दो तीन बातें जो है राष्ट्रीय आपदा नीति 2009 के अंतर्गत ये बातें कही गई थी, ठीक है। इसका बेसिकली अगर मोटो की बात किया जाए, उद्देश्य की बात की जाए, तो इसका था रोकथाम को लेकर, न्यूनीकरण को लेकर था, ठीक है, क्रियाशील बनाने के काम करता था ये, और इसमें सभी स्तरों का निवारण करता था, प्रतिरोध को, संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता था, ठीक है। पर्यावरण की निरंतरता आधारित जो था फंड, उसके उपाय को लेकर प्रोत्साहित करने की बात करता था। तो एक प्रकार से ये जो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति का उद्देश्य के ही अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं शामिल हो जाती हैं इसमें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आगे आप देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के विभाग में आपदा संवेदनशील की कमी और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाओं को पद्धतियों के लिए सुनिश्चित निधि तैयार करना, और निधि का मतलब होता है फंड एक प्रकार से, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका इसमें देखने को मिल जाता है ना। ये सभी आपको देख रहे हैं यहाँ पे कार्य ही मिलेंगे, उसी के कार्य हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल आती है। तो राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम जो 2005 का है उसी से एक राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल भी है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये स्थापित किया गया था 2005 में ही, ठीक है, उसी के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर आप देखिए आगे क्या करा कि वर्तमान में जो है एनडीआरएफ के 12 बटालियन जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के 3 और सीआईएसएफ और एसएसबी और आईटीबीपी 2 बटालियन है। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं प्रश्न बनेगा कि आप अगर मान लीजिए उसका अगर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह का, तो उसमें ये पूछा जाता है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वो 12 बटालियन पर काम करता है। ठीक है, बटालियन पर, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। अपनी स्थापना के बाद जब एनडीआरएफ ने किया था तो अपनी कार्यकुशलता के देश और विदेशों में प्रशंसा भी प्राप्त की है इसने। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें जो है की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधीक्षक, नियंत्रण और निर्देशक के अंतर्गत जो भी कार्य होता था इसी के अंतर्गत की गई थी। और भूमिकाएं क्या क्या हैं देख सकते हैं आप। प्राकृतिक है, मानव आपदा और त्वरित सहायता। त्वरित का मतलब क्या होता है, क्विक। त्वरित का मतलब होता है क्विक, ठीक है, करना। राहत बचाव और कार्यों की जुटे जो अलग अलग सुरक्षा और एजेंसियां हैं उसका समन्वय भी स्थापित करना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत। भूमिकाएं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी भूमिकाएं हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बस इतना ही बहुत है, काफ़ी है आप सबके लिए, है ना, इतनी सारी चीज़ें, है ना। और देख लेता हूँ कुछ खास अगर मिल जाता है आप लोगों को। अच्छा, एक और पॉइंट मिल सकता है, देखिए यहाँ पे यहाँ पर एक इंडिया क्वेक है और एक सागरवाड़ी ऐप है। ये दोनों से एग्ज़ाम में हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। देखिए ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा से जुलाई 2017 में इंडिया क्वेक ऐप जो है और सागरवाड़ी ऐप जो है जारी किया गया था। और ये जारी कब किया गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। नाम आपने सुना होगा हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन के द्वारा ये किया गया है ना। सुना है कि नहीं, नाम सुना है आप लोगों ने। देखिए जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न बने आप लोगों से, प्रश्न अगर कहे कि इंडिया क्वेक ऐप जो है किससे संबंधित है, वर्षा से है, भूकंप से है, कि परिवहन से है, कि कृषि से है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ आपदा में है ही। तो आपदा तो बाढ़ भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकता है, परिवहन तो नहीं हो सकता, कृषि क्या हो सकती है। तो आपको लग भी रहा होगा कि यार ये भूकंप से ही होना चाहिए आई थिंक। तो इसका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन इंडिया क्वेक की बात अगर मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो उसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा भूकंप। भूकंप इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप से संबंधित। ठीक है भाई, इसका अब जरा इसके बारे में समझिए आप, ये है क्या, तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए 27 जुलाई 2017 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से स्थापना दिवस के अवसर पर यह इंडिया क्वेक ऐप जो है लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये एक याद रख सकते हैं आप लोग, भूकंप से संबंधित है ये। ठीक है, और ये ऐप जो है उन्हीं के संबंध में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय भूकंप जो केंद्र है वर्तमान में टोटल जो है 84 स्टेशन हैं इसके, और जिससे भूकंपी नेटवर्क में संचालित होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर डिटेल पढ़ना होगा तभी मैं इसको ऐप जो है PDF आपको दे देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक सागरवाड़ी सागरवाड़ी किस तरीके से विकसित किया गया, यहाँ से आप देखिए। इसी दिन ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागरवाड़ी ऐप को भी शुभारंभ कर दिया था। और परामर्शों का प्रभावी और समय समय पर प्रयोगशाला में जो है सीधे प्रसार करने के लिए एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली सागरवाड़ी विकसित किया गया था। और सागरवाड़ी तटीय समुदाय की बात करूँ तो देखिए मछुआरे और उसके आजीविका और समुद्र की सुरक्षा के संबंध में परामर्श और चेतावनी देने में मददगार साबित हुआ था ये। ठीक है, तो सागरवाड़ी, तो ये भी आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही किया गया था, और ये किया है किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी वही है, सुनामी से ही, समुद्र स्थिति से ही संबंधित है ये। ठीक है, अलर्ट करने की बात करता है, हाई वेव अलर्ट के रूप में ये माना जाता है। और अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग जो करता है वो सागरवाड़ी करता है, सागरवाड़ी ऐप करता है। ठीक है, तो ये भी हर्षवर्धन का ही है, 27 जुलाई 2017 को ये भी आया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए शुरुआत किस तरीके से हर्षवर्धन ने किया है, ये आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के पर्यावरण में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने धरती, जिसको बोलते हैं पृथ्वी,
ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर सागरवाणी को लॉन्च किया था, यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। सागरवाणी को जो है सागर के संबंधित में जानकारी और उपयोगकर्ता के उसकी सुरक्षा के लिए समय पर अलर्ट, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, अलर्ट देने से संबंधित ये चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक फाउंडेशन दिवस हर साल जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। ये याद रखना आप लोग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का फाउंडेशन दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, 27 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसका बात हो रही है कि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया आपदा से संबंधित। मैंने आज आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया है और साथ ही साथ कुछ प्रमुख आंदोलन थे उसके बारे में भी चर्चा किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपदा के बारे में बात किया है, पर्यावरण के, फिर उसके बाद प्रबंधन के बारे में भी बात कर लिया आप लोगों से, ठीक है। ये यूनिट नंबर 10 का पार्ट था आप लोगों का, ठीक है भाई। तो और बात रही महत्वपूर्ण दिवस को लेकर, सप्ताह को लेकर, है ना, तो दिवस मैं जल्द ही आप लोगों को साथ मैंने करवा दिया है शायद, है ना, दिवस तो करवा चुका हूँ आप लोगों का, हाँ दिवस तो हो चुका है, दिवस तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक यूनिट नंबर 9 में चलूँगा और वहाँ पर मैं देखूँगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, आई थिंक जो भी होगा मैं यूनिट नंबर 9 लूँगा अब। लेकिन कल आप लोगों का जो होगा वो प्रैक्टिस होगा, कल आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, जो दिसंबर 2007 का एग्ज़ाम पेपर जो होगा सोशल वर्क का, उससे संबंधित वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा अब, ठीक है। तो 2 दिन आप ये चलेगा, उसके जस्ट बाद आप लोगों का जैसे ही पेपर समाप्त होगा वो यूनिट नंबर 9 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट नंबर 9 हो जाएगा फिर आप लोगों का, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं अब, ठीक है।